So, good evening. This is our third day. ठीक है, ये हमारा थर्ड डे निकल के आ रहा है. ठीक है, हमने अभी तक सेट्स के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया. ठीक है, डे 3 है. हमने पढ़ा क्या आज, मतलब अभी तक हमने सेट वर्सेस कलेक्शन पढ़ा कि सेट कब बोलते हैं और कलेक्शन कब बोलते हैं. ठीक है, हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पढ़ा. अभी पिछले 2 दिनों में हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के बारे में पढ़ा. ठीक है, देन कल हमने टाइप्स ऑफ सेट के ऊपर बात की थी. ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट के बीच में हमने नल सेट, ठीक है, जिसे एम्प्टी सेट भी बोलते हैं. ठीक है, नल सेट पढ़ा था. देन सिंगलटन सेट पढ़ा था. ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी. देन इक्वल सेट्स की बात की थी हमने. ठीक है, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट. ठीक है, लास्ट में हमने टॉपिक किया था सबसेट का. ठीक है, सबसेट के बारे में पढ़ा था. सबसेट के बीच में हमने 2 टाइप्स पढ़े थे सबसेट के, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट. सारा हमने ये कल किया था. ठीक है, देन सुपरसेट की डेफिनेशन पढ़ी थी. ठीक है, यूनिवर्सल सेट भी पढ़ा था हमने. ठीक है, देन आज हमारा टॉपिक जो पेंडिंग रह गया था उसमें, अब उस सारी चीज में हमारा एक चीज पेंडिंग रह गई थी, दैट वाज पावर सेट. ये पावर सेट रह गया था डिस्कस करने वाला. दिस इज द लास्ट. ठीक है, इसके बाद हमारा टॉपिक चेंज हो जाएगा. ठीक है, हमारा टॉपिक इसके बाद चेंज होने वाला. ठीक है, देन पावर सेट क्या है. ठीक है, अगर पावर सेट को डिफाइन करने की कोशिश करें तो पावर सेट क्या होता है हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं. लेकिन बिफोर डिस्कसिंग दी पावर सेट, मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहां पे. ठीक है, मैंने ए सेट ले लिया, दैट इज 1 2 3. ठीक है, अब ए सेट के सबसेट्स बनाने शुरू करते हैं. अब सबसेट हमने कल कर दिया था. जिस बच्चे ने सबसेट अभी नहीं किया तो प्लीज कल वाला पहले एक बार वीडियो देख ले, सेशन देख ले. ठीक है, उसके बाद उसे समझ में आ जाएगा कि सबसेट होता क्या. फिलहाल मैं ए के सबसेट की बात करता हूं. आप अब सोच के बताइए कि ए के कौन कौन से सबसेट हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप बताइए, 1 सबसेट होगा इसका. इस सेट कंटेनिंग एलिमेंट 1 सबसेट होगा ए का. यस सर. चलो, सिमिलरली 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 1 and 2 भी हो जाएगा, 2 and 3 भी हो जाएगा, 1 and 3 भी हो जाएगा. ये सारे सबसेट से निकल के आ रहे हैं, एक एक नहीं है ना सबसेट. बोलो. यस सर. यस सर. चलो, इसके बीच में मैं इसे ये सबसेट बोल सकता हूं ए का. यस सर. ठीक है, अच्छा ठीक है. अब मैंने क्या बताया था कल जाते जाते, हमने लास्ट में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने बोला था 5 को क्या बोलते हैं, नल सेट. नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट. नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट. ठीक है, अब ए सेट को देखो और इसके सबसेट्स को देखो, इसके अलावा कोई और सबसेट निकल के आ सकता है ए का. सोच के देखो, इसके अलावा कोई और सबसेट निकल के आ सकता है ए का. टेक योर टाइम, सोचो, सोच के बताओ, इसके अलावा कोई और सबसेट निकल के आ सकता है ए का. नो सर. नहीं बन रहा. वेरी गुड, नहीं बन रहा. अब अगर ए के सबसेट, जितने भी ए के सबसेट निकल के आ रहे हैं, ठीक है, उन सभी का एक बड़ा सेट बना दो. ठीक है, ए के सबसेट्स को मैंने कलेक्ट किया. ठीक है, पकड़ा. ठीक है, और वेल डिफाइंड है कि ये ए के सबसेट है. ठीक है,
उन्हें मैंने कर्ली ब्रेसेस के अंदर रख दिया। कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखने के बाद जो एक बड़ा सेट सबसेट्स का निकल के आ रहा है, दैट इज नोन एज पावर सेट। इसे क्या बोलते हैं? पावर सेट बोलेंगे। ठीक है, पावर सेट इज ए सेट whose elements are subsets of A. Power set of A is a set whose elements are subset of A. जितने भी एलिमेंट्स होंगे सारे के सारे A के सबसेट्स होंगे। क्लियर हो रही है बात? क्लियर, समझ में आ रहा पावर सेट क्या होता है? ठीक है, नोट कर लो यहां तक इसे। ठीक है, किसी सेट का अगर पावर सेट निकालना है, उस सेट के जितने भी सबसेट्स बन सकते हैं सभी को इकट्ठा करो, इकट्ठा करके उनको, ठीक है, उनको एक सेट के अंदर रख लो। ठीक है, जो नया सेट निकल के आ रहा है दैट इज नोन एज पावर सेट, दैट इज नोन एज पावर सेट। और अपने याद रखिएगा फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, अब अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हैं इसके, ठीक है, नंबर ऑफ मतलब कार्डिनल नंबर पता करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स या अगर कह लूं नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए पता करने हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 2 raised to power n। n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, वेयर n इज नंबर ऑफ elements of A, where n is number of elements of A। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, आप मैच करके देख लो इसे। अब यहां पर मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं? 3। ठीक है, अगर 2 raised to power 3 करता हूं तो क्या आता है? 8। काउंट करके देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ही निकल के आ रहे हैं इसके एलिमेंट्स। So number of subsets find करने का वे क्या होता है? 2 raised to power n, where n is the elements of A. So this is known as power set. This is known as power set. क्लियर है यहां तक? पावर सेट के बारे में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछो। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। अब पावर सेट तो पता चल गया हमें। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखो जरा, जब तक आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, एक क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। ठीक है, अब जितना भी हमने देखा अभी तक, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, सबसेट, ठीक है, सुपर सेट, ठीक है, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, जितना भी हमने पढ़ा, अब उस नॉलेज के हिसाब से मैं एक क्वेश्चन डाल रहा हूं, बड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैंने क्या लिखा? prove that A is subset of phi। ठीक है, implies A is equal to phi। अब ये लैंग्वेज को समझते हैं पहले, ये क्वेश्चन की। ठीक है, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हैं पहले। ठीक है, बड़ा सिंपल था। प्रूव दैट A is subset of phi implies A is equal to phi। ठीक है, अब ध्यान से समझते हैं इसकी लैंग्वेज को। अब अगर इसकी लैंग्वेज पर जाऊं तो क्या गिवन है? इसका मतलब ये मुझे क्या बोल रहा है? अभी पहले मैं गिवन के बारे में बात कर रहा हूं। ये बोल रहा है कि अगर इफ, ठीक है, A इज सबसेट ऑफ phi है, अगर ये बोल रहा है इफ A इज सबसेट ऑफ phi है, देन प्रूव दैट A इज इक्वल टू phi है। अब इसका मीनिंग ये निकल के आ रहा है, लैंग्वेज को समझो, क्वेश्चन की लैंग्वेज अभी आपको तंग कर रही होगी। ठीक है, धीरे धीरे हम ये लैंग्वेज के साथ यूज टू होते जाएंगे। प्रूव दैट, जिसके आगे प्रूव दैट लिखा है ना, वो एक्चुअल में गिवन है। उस चीज, वो चीज क्या निकल के आ रही है? गिवन वाली चीज है। ठीक है, जिसके आगे इंप्लाइज लिखा है उसे प्रूव करना है हमें। ठीक है, वर्डिंग की तरफ ध्यान दीजिए।
बड़ी कॉम्प्लेक्स सी वर्डिंग है, बच्चे को कभी कभी तंग करती है जब +1 में स्टार्टिंग में जाता है वो। ठीक है, प्रूव दैट a इज सबसेट ऑफ 5 इंप्लाइज a इज इक्वल टू 5। ठीक है, वो कहने का चाहता है कि a अगर 5 का सबसेट है, इसका मतलब ये निकल के आएगा a इज इक्वल टू 5, इंप्लाइज मतलब इसका मतलब। ठीक है, वो कहना चाहता है अगर a 5 का सबसेट है तो मान के चलिए कि 5 इज इक्वल a इज इक्वल टू क्या होगा 5। क्वेश्चन क्लियर है अभी? अगर क्वेश्चन में अभी भी किसी को डाउट है तो पूछो। अभी लैंग्वेज क्लियर है? क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बोल रही है, क्वेश्चन हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, वो सारा क्लियर है? डाउट है तो पूछो। क्लियर है रमन? क्लियर है क्वेश्चन? चलो, नहीं बोलना चाहते आज। हुआ क्या आज? कोई बोल ही नहीं रहा। इशिता जी क्वेश्चन क्लियर है? वेरी गुड इशिता, शुक्र है कोई तो बोला, नहीं तो गूंगे बैठे सारे। ठीक है, चलो, मुझे तो ये लगने लगा था कि यार कहीं बहरे ना हो गए, सुनाई नहीं दे रहा इन्हें। मैं पूछी जा रहा हूँ क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया, किसी ने बोला ही नहीं हाँ। चलो, इतना बुरा तो मुझे नहीं लग रहा कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आई डोंट थिंक सो। ठीक है, बाकी आपको पता नहीं कैसे लग रहा होगा। फिलहाल मैं अब क्वेश्चन के सॉल्यूशन के ऊपर जा रहा हूं। अभी हमने क्वेश्चन का मीनिंग समझा, अभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के ऊपर जा रहे हैं। अब क्वेश्चन के सॉल्यूशन के ऊपर जब जा रहा हूं ना, जो बात बताने वाला हूं उसे गांठ बांध लो। ठीक है, अपने साथ ही रखना, आगे बहुत काम आने वाली है वो बात। ठीक है, अब नोट डाल के चाहे इस चीज को लिख लो। ठीक है, नोट डाल के अगर इस चीज को लिख लो, अगर लिखना साइड में किस कहीं पर भी याद रखिएगा, अगर a इज सबसेट ऑफ b है एंड b इज सबसेट ऑफ a है, देन याद रख लो a इज इक्वल टू b होगा। अगर दो सेट्स एक दूसरे के सबसेट हो जाते हैं तो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ये रूल है। If two sets are subset of each other, then the two sets are equal. If two sets are subset of each other, then the two sets are equal. ठीक है, अब यही चीज को यूज करने के लिए, यूज करके मैं ये वाला सॉल्यूशन करने वाला हूं, मैं ये वाले सॉल्यूशन की तरफ जाने वाला हूं। ठीक है, इसे यूज करके कैसे सॉल्व। ठीक है, a इज सबसेट ऑफ 5, क्या लिख दूंगा? गिवन, कि भाई क्वेश्चन में गिवन। आगे वी नो, अब मैंने क्या बताया था अभी पीछे आपको पावर सेट में, 5 इज ऑलवेज सबसेट ऑफ a। मैंने क्या बताया था? ये मैंने अभी पावर सेट किया था, पावर सेट के अंदर मैंने 5 लिखवाया था, तो मैंने अभी आपको कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं, 5 इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ एवरी एलिमेंट, एवरी सेट, सॉरी। ठीक है, अब यहां पे मेरे पास क्या आ रहा है? फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा? a इज इक्वल टू 5 निकल के आ जाएगा। ये वाली कंडीशन यूज कर ली नोट वाले, दोनों एक दूसरे का सबसेट निकल के आ रहे हैं। एक चीज क्वेश्चन में है, एक चीज हमने देखी हुई है, रूल है एक। देखो फ्रॉम 1 एंड 2 a इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा? 5। a इज इक्वल टू क्या निकल के आया? 5। नूर क्लियर है? नूर जी क्लियर है? तबलीन क्लियर है? यस सर। चलो, कोई तो बोला करो यार, रिस्पॉन्स दिया करो, तभी पता चलेगा कि ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है, अब आज आगे हम बढ़ने वाले हैं कुछ नई चीजों की तरफ। ठीक है, अच्छा उससे पहले मैं एक क्वेश्चन कर दूं। ठीक है, उससे पहले एक क्वेश्चन करते हैं, नई चीज की तरफ जाने से पहले एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ट्रू और फॉल्स है, दिस इज ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स है। ठीक है, अब आप बताना है आपको
और इसमें कंडीशन लगा दी इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल। मतलब अगर आंसर फॉल्स होगा तो आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन पहला पार्ट क्या है, कहता इफ x बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का साइन है, a एंड a बिलोंग्स टू b, देन x बिलोंग्स टू b होगा। अब बताइए ये सही है? इज इट ट्रू और फॉल्स? If x belongs to A and A belongs to B, then x belongs to B होगा कि नहीं? सोच के बताइए, मुश्किल चीज है, फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हैं तो मुश्किल है। अब लेकिन आप सोच के बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा। पहले तो अगर इसका आंसर आपको मालूम चल गया ट्रू है कि फॉल्स, प्राइवेटली मेरे को मैसेज करिए चैट में जाके, मैसेज करके बताइए मुझे कि हाँ इसका ट्रू आ रहा है कि फॉल्स आ रहा है। चलिए जल्दी बताइए, दिमाग लगाओ। चलो इशिता का रिप्लाई आ गया, आगे हर्षुल का भी आ गया, हनी का भी आ गया, बाकियों का? जल्दी करो जल्दी। अच्छा, अब जिसने फॉल्स का रिप्लाई दिया, ठीक है, हर्षुल और हनी ने फॉल्स बोला, उन्होंने क्या बोला, अगर फॉल्स है तो गिव एन एग्जांपल, ठीक है। हर्षुल एग्जांपल दो, फिर क्या निकल के आ रही है एग्जांपल? हर्षुल जी क्या एग्जांपल निकल के आएगी? चलो मैं बताता हूं, मुश्किल चीज है अभी, ठीक है। 4D टाइमिंग अभी हमें इतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की, इसलिए आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल है, मैं मान के चलता हूं। पर पहले थोड़ी सी बात कर ले। यहां पर इसने ना ये बिलोंग्स टू, दिस इज बिलोंग्स टू साइन, ये बिलोंग्स टू होता है। बिलोंग्स टू कब यूज करते थे? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ए सेट है 1 2 3, ए बिलोंग्स टू 1 बिलोंग्स टू ए। एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कि एलिमेंट ए के अंदर है कि नहीं है, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए बिलोंग्स टू का साइन यूज करते थे, दिस इज बिलोंग्स टू, ठीक है। लेकिन ए यहां पर मेरा सेट है, बी इज ऑल्सो माई सेट, ठीक है। ए और बी मेरे यहां पर क्या है, सेट है। अब अगर सेट के लिए बात कर रहे हैं हम, ठीक है, अगर सेट में अगर देख के चले, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमने अभी तक जितना भी किया काम, हमने क्या पढ़ा है, ए इज सबसेट ऑफ बी, हमने सबसेट के बारे में पढ़ा, इसमें बिलोंग्स टू बारे के, मतलब एलिमेंट्स के लिए बिलोंग्स टू का पढ़ा हमने, लेकिन सेट के लिए बिलोंग्स टू का साइन हमने नहीं पढ़ा। सेट के लिए हमने क्या पढ़ा, सबसेट पढ़ा हुआ। क्लियर है? इतनी बात तो क्लियर है, एग्री करते हो इतनी बात? अभी तक जितने भी मैंने आपको सेट के बारे में बताया, बिलोंग्स टू का साइन मैंने एलिमेंट्स के लिए बताया था, ठीक है, कि ए के बीच में जो जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, और अगर मुझे सेपरेटली बताने के ए बिलोंग्स टू 1 बिलोंग्स टू ए हो जाएगा, 2 बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। लेकिन अगर दो सेट निकल के आ रहे हैं, दो सेट को कभी मैंने बिलोंग्स टू के साथ नहीं बताया, दो सेट के लिए मैंने सबसेट का यूज जरूर किया, लेकिन बिलोंग्स टू का सिंबल यूज नहीं किया। क्लियर है? अभी तक जितना भी मैंने आपको बताया, इतनी बात तो एग्री करते हो ना सभी? हनी ठीक है, क्लियर है? तवलीन, हरलीन, इतनी बात तो एग्री कर रहे हो ना? ठीक है, अगर इतनी बात अगर एग्री करते हो, ठीक है, तो जो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ, जो ये चीज लिखी हुई है, ये गलत है कि सही है? फिर ये गलत है कि सही है? बताओ, ये फिर गलत लिखी हुई है कि सही लिखी हुई है? कोई भी एक बच्चा हाँ या ना में जवाब दे दो। गलत है, गलत है कि सही है? देवा क्या होगा, सही है कि गलत? गलत होगा। चलो, ये गलत नहीं है,
पहली बात यहां पर क्लियर कर लें, ये गलत नहीं है। ठीक है, अब इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। अब आप अगर अपनी एनसीईआरटी खोल के देखोगे ना, आपकी एनसीईआरटी के अंदर भी ऐसा एक सम निकल के आएगा ट्रू और फॉल्स के। अब मैं वही सम को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये एक नई चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब उसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इसका आंसर मेरे पास फॉल्स निकल के आ रहा है और ये मैं एक एग्जांपल की हेल्प के साथ आपको एक्सप्लेन करने लगा हूं। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। लेट ए सेट निकल के आ रहा है मेरा 1। ठीक है, ए सेट के अंदर का मेरा एलिमेंट निकल के आ रहा है 1, मैंने इसे ए मान लिया। ठीक है, अब याद रखिएगा बी के बीच में मैंने लिखा है एक 2 एलिमेंट, दूसरा करली ब्रेसेस में डाल के ये। अब आप ये चीज को ध्यान दो कि मैंने इस एलिमेंट को भी सेट बनाया हुआ है, इस एलिमेंट को भी मैंने क्या बनाया हुआ, सेट बनाया हुआ है। तो हमारे पास कुछ सेट्स ऐसे आते हैं जैसे बी सेट, जिसके बीच में एलिमेंट जो होता है इज ऑलरेडी ए सेट। ठीक है, तब आप बोल सकते हो, अब अगर ये इसका एलिमेंट है, दिस इज द एलिमेंट ऑफ बी, तब आप कैसे लिखोगे, इसे लिखोगे करली ब्रेसेस में डालकर बिलोंग्स टू बी। अगर ये बिलोंग्स टू बी है तो इट मींस ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा था, ए को। इट मींस ए बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, बी। मतलब कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। हमने अभी तक बी सेट के बीच में ऐसे पढ़ा था 2 1। ठीक है, यहां पर मैंने 2 के साथ कोई करली ब्रेसेस नहीं डाले, 1 के साथ भी नहीं डाले, पूरे सेट के साथ डाले हुए। तब हम क्या लिखते हैं, 2 बिलोंग्स टू बी, 1 बिलोंग्स टू बी। लेकिन हमारे पास कभी कभी सेट के बीच में भी एक सेट आ सकता है, जैसे यहां पर मैंने करली ब्रेसेस डाल दिए। ठीक है, तब ये एलिमेंट है, यहां पर 2 एलिमेंट ऑफ द बी है, तो ये सेट भी एलिमेंट ऑफ बी बन के निकलेगा। तब यहां पर ऐसे हो जाता है। अब मैं क्या मान के चल रहा हूं पीछे, इफ ए इज इक्वल टू, ठीक है, ए इज ए सेट इक्वल टू करली ब्रेसेस डाल के 1 लिखा, तो यहां पर ए का क्या निकल के आएगा, बिलोंग्स टू निकल के आएगा। ठीक है, तो यहां पर सेट बी सेट के अंदर निकल के आ रहा है। क्लियर हो गई बात? तो इट मींस ये मेरा क्या निकल के आ रहा है, पिछला पार्ट क्या निकल के आ रहा है, फॉल्स निकल के आ रहा है। ठीक है, एक्स डजंट मीन, मतलब यहां पर एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, क्यों? अब आप इसके ऊपर ध्यान दो, अगर ये सेट लो तो एक्स क्या निकल के आ रहा है, 1 बिलोंग्स टू ए है, लेकिन 1 डज नॉट बिलोंग्स टू बी है। इसमें क्या आ रहा है, 1 सबसेट 1 बिलोंग्स टू बी निकल के आ रहा है। ठीक है, ये वाली चीज मेरे यहां पर नहीं दिखाई दे रही, लेकिन ये वाली चीज मुझे यहां पे दिखाई दे रही है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा ध्यान से आप एनसीईआरटी का सम निकालिएगा तो ये चीज के ऊपर ध्यान दीजिएगा। मेरे ख्याल से अगली आपकी सेकंड एक्सरसाइज निकल के आएगी। ठीक है, अगर इसमें डाउट है तो पूछो, मैं अकेले अकेले का नाम लेके पूछ रहा हूं। हलीम डाउट है, क्लियर हो रहा है? ठीक है, इशिता, हर्षुल, चलो सारा, नूर क्लियर है? चलो सभी को क्लियर है? रमन, चलो अब नई चीज की तरफ जाते हैं। अब यहां तक ये चीज आएगी, मतलब अभी धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करेंगे, अभी तो हम सेट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि सेट होता क्या। जब इसके ऊपर सम्स करेंगे हमारे कंसेप्ट की क्लैरिटी और बढ़ती जाएगी। ये मैंने कुछ एक सम्स लिए थे, ठीक है, मैंने एक सम लिया था इसके बीच में। चलो अब मेरे पास अगला टॉपिक निकल के आ रहा है इसी के बीच में, ये अब वेन डायग्राम्स। ठीक है, ये मेरा आज का नया टॉपिक निकल के आ रहा है, वेन डायग्राम्स। ठीक है, अब वेन डायग्राम्स की जब बात कर रहे हैं तो वेन डायग्राम्स को याद रख लो। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मेथड टू रिप्रेजेंट ए सेट।
ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, सेट को कर्ली ब्रेसेस में रखना, अभी तक हमने ऐसे पढ़ा था, लेकिन अब सेट्स को हम वेन डायग्राम्स की हेल्प के साथ पढ़ेंगे। अब सेट को हम किसकी हेल्प के साथ पढ़ेंगे, वेन डायग्राम्स की हेल्प के साथ पढ़ने वाले। ठीक है, अब ये जो सामने वेन डायग्राम आपका निकल के आ रहा है, तो ये बताने की क्या कोशिश कर रहा है, कहता है रेक्टेंगल, जितने भी रेक्टेंगल, इसे कहते हैं यूनिवर्सल सेट। जो बड़ा निकल के आ रहा है रेक्टेंगल्स, यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, स्क्वायर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सपोज करो ए सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, देन याद रखिएगा ए इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट निकल के आ रहा है। और ये वेन डायग्राम में आपको नजर भी आ रहा होगा कि यूनिवर्सल सेट बड़ा है और ए के सारे एलिमेंट, सारे के सारे स्केल्स, यूनिवर्सल सेट, सारे के सारे स्केल्स, ठीक है, यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल्स के बीच में निकल के आ रहे हैं, आपको नजर आ रहा है। हमने ये 9th क्लास में प्रॉपर्टी भी पढ़ी हुई है जूनियर क्लासेस में कि all the rectangles are square and if rectangle represents the universal set then squares will be the subset of rectangles। ठीक है, और अगर रेक्टेंगल को एक बड़े से सर्कल के बीच में अगर रखा जाए तो उसके सबसेट्स उसके बीच में आते जाएंगे, उसके सबसेट्स उसके बीच में आते जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द फॉर्म हाउ वी कैन रिप्रेजेंट ए सेट। ठीक है, ए सेट, सेट्स को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो रही है। अब एक और सेट देखें, ये देखिए, ये दो सेट्स आ रहे हैं ए एंड बी, ए एंड बी आर द टू सेट्स। ठीक है, अब यहां पर अगर ए एंड बी आर दो सेट्स हैं तो यहां पर क्या हो रहा है, अब ये चीज की तरफ ध्यान देते हैं। इस चीज की तरफ ध्यान दो, जो मैं ये शेड कर रहा हूं येलो कलर के साथ। ठीक है, इसका मतलब ये निकल के आ रहा है दीज आर रिप्रेजेंटिंग, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर रिप्रेजेंटिंग द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। ठीक है, जो ये पोर्शन है इसने लिख के ही बताया हुआ है। अब ये पोर्शन जो निकल के आ रहा है ये सिर्फ वो वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं जो ए में प्रेजेंट है लेकिन बी में प्रेजेंट नहीं है। ये वो एलिमेंट्स आ रहे हैं जो कॉमन एलिमेंट्स हैं। यहां पर जो बच गया, यहां पर जो निकल के आ रहा है ये वो एलिमेंट्स हैं जो सिर्फ ए में है। अब आगे अगर बढ़ के जाऊं, ठीक है, तो मुझे यहां पर वो एलिमेंट्स मिल रहे हैं जो अकेले सिर्फ बी के अंदर है। So these are one of the methods to represent the set। Venn diagram, मेरे पास कुछ ना कुछ एक मेथड निकल के आता है Venn diagram में जो सेट्स को बताता है। ठीक है, इसके एक एग्जांपल के साथ क्लियर करते हैं और ज्यादा। ठीक है, मैं एक एग्जांपल के साथ चलता हूं। मेरे पास ए सेट है 1 2 3 4, बी सेट है 2 3 5 6, ये मेरे पास बी सेट निकल गया। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर मैंने ए सेट बनाया, दिस इज ए सेट। ठीक है, रुकिए, ठीक है, ए सेट बनाया मैंने, दिस इज माई ए सेट। ठीक है, और ये मेरा बी सेट निकल गया। ठीक है, ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं वो मैं कॉमन की जगह लिखूंगा, यहां पर लिख दूंगा, कोई कॉमन्स नहीं आएगा, ऐसे लिख दिए। ठीक है, अब जो नंबर्स सिर्फ ए के बीच में आ रहे हैं उन्हें यहां पर लिख दिए, और जो नंबर्स जो बी के बीच में आ रहे हैं उन्हें यहां पर लिख दिया। ठीक है, तो ये मुझे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो मैंने येलो कलर का शेड किया। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मुझे कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, अब जो ये ग्रीन कलर का शेड कर रहा हूं मैं, ठीक है, यहां पर जो ग्रीन कलर का ये शेड किया,
जितना भी नजर आ रहा है ना, ठीक है, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट्स, ओनली एलिमेंट्स ऑफ बी, ओनली एलिमेंट्स ऑफ बी। ए का इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। अब आप चेक कर लो 5 और 6 ए के बीच में लाई नहीं कर रहा, ठीक है। अब जो ये मैं ब्लैक कलर के साथ शेड कर रहा हूं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ओनली एलिमेंट्स ऑफ ए को। सो वेन डायग्राम इज वन ऑफ द मेथड टू रिप्रेजेंट द सेट। अब मैंने ये सेट को रिप्रेजेंट करके दिखा दिया, ठीक है। ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ओनली एलिमेंट्स ऑफ, क्लियर है? समझ में आया इतना? ठीक है जी। अब आगे अगर ये सब बात क्लियर होगी है, ठीक है, तो मैं इसके ऊपर आ रहा हूं टाइप्स ऑफ वेन डायग्राम्स। अब टाइप्स ऑफ वेन डायग्राम्स के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा यूनियन, नोट कर लो, यूनियन ऑफ सेट एंड इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट। ये साथ साथ कवर करेंगे हम, ठीक है। यूनियन ऑफ सेट एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट को साथ लेके चलेंगे, ठीक है जी। ठीक है जी, विजिबल है? ठीक है। अब यूनियन के ऊपर आते हैं, यूनियन ऑफ ए सेट। अब मैंने क्या किया, अब अगर आप अच्छी तरह से देखो, ध्यान से देखो इसे, ठीक है, तो मेरे पास ऑलरेडी यहां पे क्या पड़े हुए हैं? 2 सेट पड़े हुए हैं। इसे नाम दे दो ए का, इसे नाम दे दो बी का। अब इसमें सॉकर प्लेयर्स हैं और इसमें टेनिस के प्लेयर्स हैं, ठीक है, विजिबल है ना? ठीक है, 2 सेट है। ए सेट रिप्रेजेंट कर रहा है सॉकर के प्लेयर्स को, बी सेट रिप्रेजेंट कर रहा है टेनिस के प्लेयर्स को, ठीक है। तो मैंने क्या लिया, इनकी यूनियन की बात कर रहे हैं। अब यूनियन का मतलब ही क्या निकल के आता है? अब ध्यान से समझते हैं यूनियन ऑफ ए सेट, ठीक है। अब वेन डायग्राम्स के बीच में आपको यूनियन ऑफ द सेट समझ आ रहा, ठीक है। यूनियन का सिंबल होता है ये, ए यूनियन बी, मींस सिंपल कह सकता हूं कंबाइनिंग, इन्हें कंबाइन कर दिया, कंबाइनिंग, ठीक है। जैसे यहां पर इसने शो किया हुआ कंबाइन करके, ये यूनियन लेके बताई हुई इसने सेट्स की। दिस इज द यूनियन ऑफ द सेट्स, ठीक है। इट मींस ये ए यूनियन बी को दिखा रहा है। दिस इज रिप्रेजेंटिंग ए यूनियन बी, जिसके बीच में कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है, आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। साइड में ब्लू कलर के क्या निकल के आ रहे हैं? कॉमन एलिमेंट्स ग्रीन कलर में निकल के आ रहे हैं। ब्लू कलर के एलिमेंट्स जो सिर्फ सोकर के बीच में आ रहे हैं, ए सेट के बीच में आ रहे हैं। इसी तरह से लाइट ग्रीन कलर निकल के आ रहा है जिसमें सिर्फ टेनिस के प्लेयर्स हैं। सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट यूनियन ऑफ ए सेट, ठीक है। अब यूनियन ऑफ सेट को अगर सेट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिया, ए लिया 1 2 3, बी लिया 2 3 4 5। अगर ए यूनियन बी की बात करूंगा तो इसका मतलब निकल के आएगा सारे एलिमेंट्स ऑफ ए एंड सारे एलिमेंट्स ऑफ बी। अब हमने पीछे क्या पढ़ा था? फर्स्ट डे हमने एक रूल पढ़ा था कि सेट के बीच में
रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। अब मतलब जो एलिमेंट्स ए के बीच में आ गए हैं, अगर वो बी में भी आ रहे हैं तो लिखना एक ही बार, रेपिटेशन नहीं करना। रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। तो ए यूनियन बी, इसे रीड कैसे करेंगे? यूनियन के साथ रीड करेंगे, ठीक है। ए यूनियन बी क्या रिप्रेजेंट करेगा? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एज वेल ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी। अब जो एलिमेंट्स इसमें रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, उनकी रेपिटेशन अलाउड नहीं है, एक ही बार लिखना उसे, ठीक है। एंड अगर इसे मैं वेन डायग्राम के अकॉर्डिंगली बनाता हूं, अगर इसे वेन डायग्राम के अकॉर्डिंगली रिप्रेजेंट करना हो तो ये निकल के आएगा, जिसमें कॉमन एलिमेंट्स यहां पर लिखोगे, ओनली एलिमेंट्स ऑफ ए यहां पर लिखोगे, ओनली एलिमेंट्स ऑफ बी यहां पर लिखोगे। सो ये वेन डायग्राम्स की टर्म्स में यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट इज रिप्रेजेंटिंग यूनियन ऑफ ए सेट इन टर्म्स ऑफ वेन डायग्राम्स, जिसमें कॉमन एलिमेंट्स आप सेंटर में लिख रहे हो, दोनों के बीच में आ गए, ठीक है। क्लियर है यहां तक? देन इंटरसेक्शन की बात करते हैं। अब इंटरसेक्शन को किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं? हम यहां पर साइड में लिख रहा हूं, इंटरसेक्शन को इस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और उल्टा आ गया यूनियन का, इसे कहते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब आप यहां पर याद रख लो, इंटरसेक्शन मींस कॉमन एलिमेंट्स। इंटरसेक्शन मींस कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है। और यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, कॉमन एलिमेंट्स मेरे क्या निकल के आ रहे हैं, जो मैं ये शेड कर रहा हूं, जो मैं ये शेड कर रहा हूं, ठीक है। तो इसे लिखना कैसे है, अब वो ध्यान से समझते हैं। इसे लिखना कैसे है हमने, ठीक है, ध्यान से समझते हैं। हमने क्या देखा, ए इंटरसेक्शन बी, ये सिंबल डाल दिया हमने, पता ही नहीं चला था सेशन एक्सपायर हो गया। चलो दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन एलिमेंट्स। जो यहां पर मैंने वेन डायग्राम के अंदर ग्रीन कलर का शो किया है, तो ये इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रीन कलर, ठीक है। अब इसे सेट की फॉर्म में अगर लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा? अब इंटरसेक्शन के बीच में सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब कॉमन एलिमेंट्स इसमें क्या आ रहे हैं, 2 और 3। ये सेट की टर्म्स में आ गया, ये वेन डायग्राम की टर्म्स में आ गया। ये वेन डायग्राम्स में इंटरसेक्शन को दिखा रहा है, ये सेट की फॉर्म में इंटरसेक्शन को दिखा रहा है। चेक कर लो, क्लियर है? इंटरसेक्शन, यूनियन, Yes, sir. ठीक है जी। इसी तरह से मेरे पास क्या निकल के आएगा, इसी तरह से अगर मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, दिस इज द इंटरसेक्शन, आपको नजर आ रहा होगा डायग्राम, ठीक है। ये इंटरसेक्शन को दिखा रहा है, ठीक है। अगर आप पीछे देखो, ये पूरा, ये सारा जो जितने भी शेडेड है, ठीक है, इसे मैं शेड कर देता हूं यहां पे, ठीक है। ग्रीन कलर, रेड कलर के जो भी ये शेड कर रहे हो, ये ए यूनियन बी को दिखा रहा था, ठीक है। और अगर इंटरसेक्शन की बात की जाए, ठीक है,
तो सिर्फ ये कलरफुल पोर्शन इंटरसेक्शन को दिखा रहा है, मैंने पीछे भी यही समझाया आपको। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो मेरे पास अगली टाइप निकल के आ रही है डिफरेंस ऑफ ए सेट, मतलब ए माइनस बी, डिफरेंस ऑफ ए सेट। ठीक है, और ये वेन डायग्राम निकल के आ रहा है इसका, डिफरेंस ऑफ सेट का। दिस इज द वेन डायग्राम। ठीक है, ये ए माइनस बी को वेन डायग्राम की हेल्प के साथ दिखा रहा है, जिसमें सिर्फ वो क्या कर रहा है, ए के एलिमेंट्स, जो सिर्फ ओनली ए के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ए माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पोर्शन सिर्फ ए माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इतना कलरफुल पोर्शन। ये सोच के चलो आप, कलरफुल पोर्शन इज रिप्रेजेंटिंग ए माइनस बी। ठीक है, अब इसे डिटेल में समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ, इसी एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, मैंने ए सेट क्या लिया था, 1 2 3। ए सेट क्या था मेरा, 1 2 3। ठीक है, बी सेट क्या था, 2 3 4 5। बी सेट था 2 3 4 5। ठीक है, अब अगर इसे मैं वेन डायग्राम बना के समझूं तो ये इस तरह से आ रहा है। और अगर मैं इसे शेड करूं, ये इस तरह से शेड होकर आएगा। जो ये ग्रीन कलर का मेरा शेडेड पोर्शन आ रहा है ना, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओनली एलिमेंट्स ऑफ ए। ठीक है, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ओनली एलिमेंट्स ऑफ ए। इट मींस ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए माइनस बी को। ठीक है, और अगर ये तो हो गया वेन डायग्राम्स की टर्म में, दिस इज द वेन डायग्राम, ये हो गया मेरा वेन डायग्राम्स की टर्म्स में। अगर मुझे वैसे लेना है, ठीक है, सेट की फॉर्म में लेना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, ए माइनस बी, सिर्फ ए के एलिमेंट्स लिखने, वो भी कॉमन एलिमेंट स्किप कर देने, सिर्फ ए के एलिमेंट्स लिखने। अब देखो सेट की फॉर्म में मैंने रेड कलर के साथ लिखा, ये सेट की फॉर्म में आ गया। ठीक है, ये वेन डायग्राम्स की टर्म में आ गया ए माइनस बी, डिफरेंस ऑफ द सेल। हेडिंग बना लो, डिफरेंस ऑफ द सेल। इसमें ए के वही एलिमेंट्स निकल के आएंगे दैट आर नॉट इन बी। ठीक है, बी का कोई एलिमेंट नहीं निकल के आएगा, और ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो भी नहीं आएंगे। ओनली एंड ओनली जो ए के एलिमेंट्स हैं वो आएंगे। ठीक है, वेन डायग्राम्स की टर्म में ये निकल के आ रहा है, ग्रीन कलर का पोर्शन जो निकल के आ रहा है, ये ए माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। उधर सेट की फॉर्म में आ गया ए माइनस बी इज इक्वल टू 1। ए माइनस बी इज इक्वल टू, क्लियर हो रही है बात। देन मूविंग फर्दर, मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, मेरा नया टॉपिक, मतलब इसके साथ ही आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट के लिए मुझे यूनिवर्सल सेट पता होना चाहिए। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट अगर निकालना है तो मुझे यूनिवर्सल सेट पता होना चाहिए। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट कैसे, अब मैं अगर यहां पर लिख के चलूं, लेट यू बी दी यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ए इज एनी सबसेट ऑफ यू। ठीक है, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, दैट इज, इसे ऐसे लिखते हैं, ए सी और ए डैश के साथ। किसे रिप्रेजेंट करेगा, यू माइनस ए को रिप्रेजेंट करेगा। ये मेरा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, डिफरेंस की हेल्प के साथ बता दिया।
जैसे पीछे डिफरेंस ऑफ सेट ए माइनस बी किया था ना, कॉम्प्लीमेंट के अंदर यूनिवर्सल सेट माइनस ए कर देते हैं, यूनिवर्सल सेट माइनस ए कर देते हैं। ठीक है, यहां पर ए इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट होगा। दिस इज द डेफिनेशन, मतलब आपको दिमाग में रखना है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता क्या। ठीक है, इसे वेन डायग्राम की हेल्प के साथ करके देखते हैं एक बार। ठीक है, वेन डायग्राम में ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्सल सेट को। ठीक है, अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए सेट को, दिस इज ए सेट। और अगर आपको पीछे नॉलेज हो तो a माइनस बी का मतलब क्या था, ओनली एलिमेंट्स ऑफ a, ओनली जो आगे जो सेट होता है सिर्फ उसी के एलिमेंट्स, इवन के कॉमन एलिमेंट्स भी मिलेंगे। अब यहां पर कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, अगर मुझे निकालना है a का कॉम्प्लीमेंट, a का कॉम्प्लीमेंट है a u माइनस a का कॉम्प्लीमेंट मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, u माइनस a अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या निकल के आएगा, इसका मतलब ये निकल के आ रहा है एलिमेंट्स ऑफ u, ओनली एलिमेंट्स ऑफ u। ठीक है, नॉट एलिमेंट्स ऑफ a। तो अगर वेन डायग्राम के अकॉर्डिंगली देख के चलूं तो वो क्या निकल के आएगा, ये पोर्शन सारा निकल के आएगा, a का एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो a को छोड़ दो, a के बाद जितनी भी यूनिवर्सल सेट की स्पेस बच गई, ठीक है, वो सारी की सारी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, u माइनस a को रिप्रेजेंट कर रही है। दिस इज रिप्रेजेंटिंग u माइनस a, जितना भी शेड कर रहा हूं ब्लू कलर के साथ। ठीक है, पर्पल कलर बनता जा रहा है। ठीक है, u को छोड़, a को छोड़ के, ठीक है, u के बीच में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या निकल के आ जाएंगे, a माइनस u। तो इट मींस ये किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये u माइनस a को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ये वेन डायग्राम्स के काम में a का कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं होगा। क्लियर है बेटा? ठीक है, इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं वेक्टर्स के साथ। अगर देख लिया हो, सॉरी सेट की टर्म्स में देखते हैं। अगर यूनिवर्सल सेट मुझे दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, ये दिया हुआ है। ए सेट मुझे दिया हुआ है 2 3, तो याद रखिएगा कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आएगा, u माइनस a, दैट इज सेट डाल के लिखूंगा, a का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। ठीक है, इवन जो शेयर हो रहे हैं ना इसके बीच में वो भी नहीं। तो 1 4 5 6, ये मेरा आंसर निकल गया। दिस इज माय आंसर। क्लियर हो रही है बात? ये वेक्टर्स फॉर्म में समझा दिया मैंने। So this is the complement. क्लियर है यहां तक? अगर आज के किसी भी पार्ट में दिक्कत आई है या समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। ठीक है, मैं आज का सेशन यहीं पे खत्म करता हूं। ठीक है, कुछ कल नया लेके आएंगे सेट्स के बीच में और धीरे धीरे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते जाएंगे। अभी सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि सेट के बीच में होता क्या क्या है। ठीक है, एक बार जरूर आप जो नोट्स तैयार कर रहे हो उसे देखिएगा। ठीक है, और अगर कोई डाउट है तो अभी पूछ लो आज के सेशन का। किसी को भी कोई डाउट है, अगर नहीं है तो प्लीज मैं एंड करता हूं ये मीटिंग, और 6 बजे मैं फिर से फिजिक्स के बैच के साथ शुरू करता हूं। चलो शांति बैठे हो, लगता है क्लियर होगा। बहुत अच्छा पढ़ाया मैंने, थैंक यू। ठीक है, अगर फिर भी अगर किसी को